हेलो। आप लोगों का एक बार जीके मस्ती एमएस में टीजीटी पीजीटी जो डॉक्टर सुधीर के अरोरा की पुस्तक के क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम आज चार्ल्स लैम्ब के बारे में फिर आपको क्वेश्चन पुटअप करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड लैम्ब द जेंटल हार्टेड चार्ल्स। मतलब जो चार्ल्स लैम्ब थे जिनका जन्म 10 फरवरी 1775 को क्राउन ऑफिस रो टेम्पल लंदन में हुआ था और जिनकी मृत्यु 27 दिसंबर 1834 को स्लाइड फॉल के कारण हुई। और इनके पिता का नाम जॉन लैम्ब था और माता का नाम एलिजाबेथ लैम्ब था। और जो इनकी तो कह रहा है कि इसमें चार्ल्स लैम्ब को द जेंटल हार्टेड चार्ल्स किसने कहा, मतलब सज्जन हृदय वाला चार्ल्स किसने कहा। हैजलिट ने कहा, सैली ने कहा, या कॉलरिज ने कहा, या नॉन ऑफ दीज। तो हैजलिट और सैली में से किसी ने नहीं कहा। जो कॉलरिज थे, कॉलरिज जो है ये इनसे दोस्ती इनकी बहुत अच्छी तरीके से हुई थी और इनको जो है वर्ड्सवर्थ और टाइलर कॉलरिज की घनिष्ठ मित्र होने के साथ साथ इन दोनों के साथ लेक पोएट का एक घनिष्ठ सदस्य भी ये बने थे। यद्यपि वो अपने मित्रों के समान अपनी कविता के लिए लोकप्रियता अर्जित नहीं कर सके, लेकिन अपने समय का उत्तम निबंधकारों में से एक बनने की इच्छा उनकी पूरी हुई। तो द जेंटल हार्टेड चार्ल्स जो है वो कॉलरिज ने कहा था। नेक्स्ट है, हु रिफर्ड लैम्ब एज लैम्ब द फ्रॉलिक एंड द जेंटल। मतलब लैम्ब को लैम्ब द फ्रॉलिक एंड द जेंटल किसने रेफर किया। वर्ड्सवर्थ ने, कॉलरिज ने, सैली ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी वर्ड्सवर्थ ने इनको लैम्ब द फ्रॉलिक एंड द जेंटल, मतलब फ्रॉलिक और जेंटल दोनों तरीके से, फ्रॉलिक भी हैं और जेंटल भी हैं, ऐसा वर्ड्सवर्थ ने कहा। और सज्जन हृदय वाला चार्ल्स है ऐसा केवल कॉलरिज साहब ने कहा। नेक्स्ट है, एसेज ऑफ फिलिया अपीयर्ड। एसेज ऑफ फिलिया जो कब दिखाई दिया, 1913 में, 1914 में, 1923 में, या 1933 में। एसेज ऑफ लिमिया जो था, जिसमें अपने जीवन का परिचय उन्होंने निबंधों के माध्यम से दिया है, अपने अनुभव इसमें बताए हैं और इसे अंग्रेजी निबंध शैली एवं रचनाओं का सर्वोत्तम आकर्षण माना जाता है और बहुत ही ये लोकप्रिय हुआ था इनका। तो ये 1913 में हुआ कि 14 में कि 23 में या 33 में, तो ये दिखाई दिया 1823 में। अगला है, लास्ट एसेज ऑफ फिलिया अपीयर्ड। जो लास्ट एसेज ऑफ फिलिया कब दिखाई दिया, तो ये है 1933 में, इसका सही ऑप्शन है। अगला है, लैम्ब इज कॉल्ड द किंग ऑफ इंग्लिश एसिस्ट, द विलेन ऑफ इंग्लिश एसिस्ट, द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। तो लैम्ब को कहा जाता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट, यानी आंसर नंबर सी सही है। जिसको ये पता हो या जो बताना चाहता है कि प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट किसने इनको कहा था, तो ये आप बताइएगा कमेंट में। और बाकी लैम्ब प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट कहे जाते हैं। अगला है, दी एसे, इनका एक एसे है, सुपर एन्यूटेड मैन इज ऑथर्ड बाई। दी सुपर एन्यूटेड ऑथर्थ एन्यूटेड मैन, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया, सुपर एन्यूटेड मैन लिखा गया लैम्ब के द्वारा, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, लैम्ब बिगेन हिज कैरियर एज ए। लैम्ब ने अपना कैरियर जो है किस तरीके से शुरुआत किया, तो लैम्ब जो है उन्होंने अपना कैरियर, तो लैम्ब साहब अपना कैरियर जो है कवि के रूप में बनाना चाह रहे थे। अगला है, ऑल आर गॉन द ओल्ड फेमिलियर फेसेस, दिस लाइन इज फ्रॉम द पेन। तो ऑल आर गॉन, सब कुछ चले गए, द ओल्ड फेमिलियर फेसेस, पुराने परिचित चेहरे जो थे वो सब चले गए, ये कहा है लैम्ब साहब ने। अगला है, लैम्ब्स प्रोज वर्क ए टेल ऑफ रोजमंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गेरेट, 1797 में जो प्रकाशित हुआ, ए टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गेरेट।
ए टेल ऑफ रोजमंड ग्रे एंड ओल ब्लाइंड मैरगेरेट जो था वो एक शॉर्ट स्टोरी है, पोएटिक कलेक्शन है, या नॉवेल है, या प्रोज पीस है? तो ये एक नॉवेल है। लैम साहब जो थे ये अगला है 10वां क्वेश्चन। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वर रिटेन इन कोलाबोरेशन, हु आर दी कोलाबोरेशन? मतलब टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो इनकी रचना थी, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी, उसका जिससे ये जो कोलाबोरेशन मतलब दो लोगों ने मिलके लिखा था। किसने किसने? लैम्ब और उसकी बहन जो मैरी, उसकी बहन थी मैरी लैम्ब के मध्य लिखा गया, जिसमें शेक्सपियर के बच्चों के लिए नाटकों का संग्रह है और इन दोनों ने लिखा था 1807 में। तो ये बड़ा प्रसिद्ध है। एक उनका एसेज ऑफ फिलिया और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये दोनों सर्वोत्तम निबंध हैं इनके। अगला है 11वां क्वेश्चन। दी साउथ सी हाउस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, साउथ सी हाउस पहला प्रकाशन उसका हुआ लंदन मैगजीन में कब हुआ? अगस्त 1820 में, अगस्त 1821 में, अगस्त 1822 में, 33 में? तो अगस्त 1820 में साउथ सी हाउस का पहला प्रकाशन हुआ। अगला है विच कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1710 विद द प्रॉमिस ऑफ मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद साउथ अमेरिकन कॉलोनीज? मतलब कौन सी कंपनी थी जिसकी स्थापना 1710 में हुई इस मोनोपोली की प्रॉमिस के साथ में, साउथ अमेरिकन कॉलोनी के साथ में जिसकी ट्रेड की संधि हुई? तो वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, साउथ सी कंपनी थी, या ब्रिटेनिया सी कंपनी, या साउथ सी नेवी? तो ये कंपनी थी साउथ सी कंपनी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago was published in लंदन मैगजीन। क्रिस्ट हॉस्पिटल एक रचना है, 5 and 30 years ago एक रचना है, ये लंदन मैगजीन में कब प्रकाशित हुई है? क्रिस्ट हॉस्पिटल की अगर बात बताई जाए तो क्रिस्ट हॉस्पिटल में इनके जो बड़े भाई जॉन थे, पिता का नाम भी जॉन था और इनके बड़े भाई जो जॉन थे वो उसके विद्वान थे। और जब लैम साहब 7 वर्ष के हुए थे तो क्रिस्ट हॉस्पिटल में ही इन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया। और उसके बाद में ये शिष्य रहे सेंट कॉलेज के भी, और ये इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्कशिप का भी काम किया, बाबूगिरी का भी काम किया। तो एक रचना इनकी क्रिस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago है, वो लंदन मैगजीन में कब प्रकाशित हुई? तो उत्तर है नवंबर 1820 में। कब प्रकाशित हुई? नवंबर 1820 में। आगे है रिकलेक्शन ऑफ क्रिस्ट हॉस्पिटल इज रिटन बाई, इनका जो रिकलेक्शंस ऑफ क्रिस्ट हॉस्पिटल कब लिखा गया? लैम्ब के द्वारा लिखा गया, सैली कॉलरिज? तो इसमें साफ आंसर है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया रिकलेक्शन ऑफ क्रिस्ट हॉस्पिटल। तो लैम्ब के द्वारा लिखा गया रिकलेक्शंस ऑफ क्रिस्ट हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्ब कंट्रीब्यूटेड 2 critical essays, लैम्ब ने योगदान दिया 2 critical essay लिखने में। एक ऐसे है ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ होगर्थ और दूसरा है ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर कंसीडर्ड विद रेफरेंस टू देयर फिटनेस फॉर स्टेज रिप्रेजेंटेशन टू ले हंट्स। मतलब ये जो इनके 2 ऐसे हैं ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ होगर्थ, दूसरा ऐसे है ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, इनको जो है माना जाता है फिटनेस फॉर स्टेज की फिटनेस के लिए रिप्रेजेंट्स, मतलब कैसे स्टेज पर फिटनेस रिप्रेजेंट्स की जाए, टू ले हंट्स के लिए। इन्होंने ले हंट्स के लिए लिखे थे। कौन से? ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ होगर्थ और दूसरा ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। तो ये किस लिखा है? रिफ्लेक्टर के तौर पर लिखा है। अगला है 16 ऐसे लैम्ब आल्सो ट्राइड टू हिज हैंड इन राइटिंग प्लेज, लैम्ब ने नाटकों में भी अपना हाथ आजमाया। 1806 each farce was accepted at ड्रीवलेन बट इट वाज ए फेलर नेम दी फार्स, इन्होंने स्वीकार किया था ड्रीवलेन पर इस तरीके से, मतलब फार्स लिखने में 1806 में, लेकिन वो असफल रहे। यहाँ पे इन्होंने किस नाम से अपना वो 1806 में हिज फार्स अपना फार्स स्वीकार किया गया? तो मिस्टर एच के नाम से लिखा था। अगला है हु कंपोज्ड द पोएम ए फेयरवेल टू टम्बाकू, ये इनकी रचना है फेयरवेल टू टम्बाकू।
ये रचना जो है लैम साहब ने ही लिखी है, कविता है, ये बहुत फेमस कविता है। अगला है लैम सेंट ए प्रोपोजल ऑफ मैरिज टू फ्रेंड बट दिस फ्रेंड डिक्लाइन द प्रोपोजल, हु वाज दिस फ्रेंड। मतलब उन्होंने शादी के लिए अपने मित्र को प्रस्ताव भेजा लेकिन उसने ठुकरा दिया। तो ये उनकी जो ठुकराने वाली उनके फ्रेंड जो थी, मित्र थी, वो मिसेस कैली थी। मिसेस कैली ने उनका शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। 19वां क्वेश्चन, हु वाज द एडिटर ऑफ लंदन मैगजीन। लंदन मैगजीन का एडिटर कौन था? तो लंदन मैगजीन का एडिटर था वाल्टर स्कॉट, सॉरी जॉन स्कॉट। कौन थे? जॉन स्कॉट, जिनमें इनके निबंध छपते थे, एसेज ऑफ फिलिया और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जैसे नाटक निबंध इनके छपे। अगला है लैम्स फर्स्ट एसे। लैम्स फर्स्ट एसे पब्लिश्ड इन लंदन मैगजीन ऑफ 1820 वाज ए रिमिनिसेंस इन टाइटल। लंदन मैगजीन में लैम साहब के जो पहला निबंध प्रकाशित हुआ 1820 में, उसे क्या टाइटल दिया गया? द साउथ ए सी हाउस या पुअर रिलेशंस, मॉडर्न गैलट्री। तो ये दिया गया इसको रिकलेक्शन ऑफ द साउथ सी हाउस। क्या था नाम जो फर्स्ट ए से छपा? रिकलेक्शंस ऑफ द साउथ सी हाउस। अगला है लैम्ब एडॉप्टेड द नेम ऑफ इलिया। लैम्ब ने जो अपना नाम इलिया दिया था, पेन नेम था इनका, फॉर हिज वर्क, अपने रचनाओं के लिए। तो ये एक इटालियन पर्सन था। तो कौन था ये? तो ये इटालियन पर्सन था और इनके साथ में जब ये साउथ सी हाउस में काम करते थे तब वो इनका साथ में क्लर्की करता था। कौन? इलिया इटालियन व्यक्ति था, इटली का व्यक्ति था और द साउथ सी हाउस में उनके साथ क्लर्की करता था, इसीलिए उसके नाम पर इन्होंने इलिया अपना नाम रखा था रचनाओं में। अगला है सैटन इज सर्च ऑफ ए वाइफ। सैटन इन सर्च ऑफ ए वाइफ 1833 में इनकी जो रचना थी, एक कमेडी थी ऑफ द डेविल्स प्राइवेट लाइफ इज ऑथर्ड बाय। एक कमेडी थी दानव के प्राइवेट लाइफ की, डेविल मतलब दैवीय प्राइवेट लाइफ की एक कमेडी थी, सैटन इन सर्च ऑफ वाइफ। तो ये किसके द्वारा? लैम्ब के द्वारा लिखी गई। अगला है एंड लैम्ब द फ्रोलिक एंड द जेंटल। एंड लैम्ब द फ्रोलिक एंड द जेंटल हाउ वैनिस्ड फ्रॉम हिज लोनली हार्थ। लैम्ब जो हैं फ्रोलिक हैं और जेंटल हैं, कितना वैनिस्ड हैं फ्रॉम हिज अकेले हृदय से। तो ये लिखा है वर्ड्सवर्थ ने लैम्ब साहब के लिए। नेक्स्ट है चार्ल्स लैम्ब टू दोज हु नो थी जस्टली डियर। चार्ल्स लैम्ब जो हैं, चार्ल्स लैम्ब जो जानते हैं थी जस्टली डियर अपने प्रिय फॉर रेरेस्ट जीनियस एंड फॉर स्टार्लिंग वर्क। तो ये हु सेड दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने लिखे? ये रॉबर्ट साउथे साहब ने लिखे थे। चार्ल्स लैम्ब टू दोज हु नो थी जस्टली डियर फॉर रेरेस्ट जीनियस एंड फॉर स्टार्लिंग वर्क। अगला है देयर आर एसिस्ट लाइक वेकेन। यहाँ वेकेन के समास में वेकेन के समान निबंधकार फॉर मोर मैसिव ग्रेटनेस, उतनी ही अधिक ग्रेटनेस एंड अदर्स लाइक सर थॉमस ब्राउन। और दूसरे भी हैं सर थॉमस ब्राउन जैसे, हु कैन अटेन लॉफ्टियर हाइट्स ऑफ एलोक्यूंस बट हेयर इज ऑन अदर हु हैज इन इक्वल डिग्री द पावर टू चार्म हुज कमेंट इज दिस। मतलब कह रहे हैं कि बेकेन के समान और भी निबंधकार हैं और अधिक उनसे महानता लिए हुए हैं, लेकिन सर थॉमस ब्राउन के समान कौन अटेंड कर सकता है हाइट्स ऑफ इलोक्वेंस बट देयर इज वन अदर हु हैज इन यूक्ल डिग्री। और दूसरा भी कोई उन्हीं की तरह पावर वाला है। ये कमेंट जो है चार्ल्स लैम्ब के लिए किसने किया है? तो ये किया है ह्यूज वाकर ने। किसने किया है? ह्यूज वाकर ने। 26 क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ, किसने अपने को विलेनुजली रैंक्ड इन एन इफेक्ट एरे ऑफ एनी क्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस कहा है? विलेनुजली रैंक्ड इन एन अफेक्टेड अरे ऑफ एंटीक्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेज कहा है। तो ये लैम्ब साहब ने कहा है अपने स्वयं को। अगला है नो एसिस्ट, कोई भी निबंधकार इज मोर इगोटिस्टिकल नहीं है जितना लैम्ब। लैम्ब से ज़्यादा कोई भी निबंधकार इगोटिस्टिकल नहीं है। लेकिन नो इगोटिस्ट, लेकिन कोई भी अहमवादी कैन बी सो आर्टलेस, इतना अधिक आर्टलेस हो सकता है, इतना आर्टलेस नहीं है। एंड एट सो आर्टफुल, फिर भी इतना आर्टफुल नहीं है। सो टीयरफुल एंड एट टू मर्थफुल टू
पेडांटिक एंड एट सो ह्यूमन, हुज कमेंट इज दिस, ये कमेंट किसने कहा है? ये ई एल्बर्ट ने कहा है कि कोई निबंधकार लैम्ब से ज़्यादा इगोटिस्टिकल नहीं है और कोई भी अहमवादी इतना कलाकार भी नहीं है, आर्टलेस नहीं है, सो आर्टफुल, और इतना आर्टफुल भी नहीं है, आर्टलेस भी नहीं है, फिर भी इतना आर्टफुल नहीं है। अतः टीयरफुल एंड सो मर्थफुल, मतलब टीयरफुल भी है और मर्थफुल भी इतना नहीं है। सो पिडेंटिक भी नहीं है और फिर भी ह्यूमन है, मतलब टीयरफुल भी नहीं है, टीयरफुल है लेकिन मर्थफुल भी है, पिडेंटिक है लेकिन ह्यूमन, दैवी भी, दयानी भी हैं। तो ये ई एल्बर्ट ने कहा है लैम्ब के बारे में। अगला है इन विच ऐसे डज लैम्ब टेल अस हिज गुड बाय टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, किस निबंध में लैम्ब साहब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को गुड बाय कह दिया था? तो इन्होंने दी सुपर एन्यूटेड मैन में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को गुड बाय कह दिया था। 39 लैम्ब स्पीक्स ऑफ हिज फादर अंडर द नेम ऑफ, मतलब लैम्ब जो है कहते हैं अपने पिता का नाम, क्या कहते हैं? लॉवेल नाम। लैम्ब्स सिस्टर मैरी ए पियर सेज, लैम्ब की जो बहन थी मैरी वो दिखाई दी किसकी तरह? काउजिन ब्रिगेड की तरह, काउजिन ब्रिगेड की तरह। तो ये तो कुछ विशिष्ट 30 क्वेश्चन हुए सुधीर अरोड़ा के। अब कुछ तुम्हें हम क्वेश्चन बताया, कुछ इनका जीवन परिचय भी देख लीजिएगा बहुत जल्दी जल्दी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1775 में, और इनके पिता का नाम जॉन लैम्ब था, माता जो थी एलिजाबेथ फील्ड थी, और ये जो हैं एसेआफिलिया के लिए जाने जाते हैं। और इनकी मृत्यु जो है 27 दिसंबर 1834 को हुई थी 59 साल की उम्र में। और इनके जन्म का स्थान जैसा कि हमने बताया है एडमॉन्टन लंदन, और इनकी जो मृत्यु का कारण था वो एरिसेप्स ड्यू टू स्लाइड फॉल से, और ये राष्ट्रीयता इनकी ब्रिटिश थी और प्रोफेशन था पर्सनल असिस्ट, और 18वीं शताब्दी के ये लेखक थे रोमांटिक एज में। रिलेटिव मैरी लैम्ब जो इनकी हैं, वो रिश्तेदार इनके मैरी लैम्ब जी हैं जो उनकी बहन है, जॉन लैम्ब इनके भाई हैं। तो वह रोमांटिक युग से सभी समय में सबसे ज़्यादा प्यारा पढ़ा जाने वाला, मतलब रोमांटिक युग में सबसे ज़्यादा प्यारा पढ़ा जाने वाला एक अंग्रेज निबंधकार, कवि, कहानी लेखक और समालोचक हैं। वह वर्ड्सवर्थ और टाइलर के घनिष्ठ मित्र थे, ये सामने बताया है, और इन दोनों के साथ लेक पोएट्स का एक घनिष्ठ सदस्य भी था। यद्यपि वह अपने निबंध अपने मित्रों के समान अपनी कविता के लिए लोकप्रियता अर्जित नहीं कर सका, लेकिन अपने समय का उत्तम निबंधकारों में से एक गिना जाता है। उसके 2 निबंधकार जो हमने तुम्हें निबंध बताए, एसेज ऑफ इलिया अभी पीछे बता चुके हैं, और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर तो ये तो हम तुम्हें बता ही चुके हैं। अगला पॉइंट जो है वो उसका है, उसका दूसरा कार्य टेल्स फ्रॉम मैरी लैम्ब के साथ में लिखा था, वो तो हम बता चुके हैं। अगला है जॉन वुडविल द एडवेंचर्स ऑफ इलाइसिस, जॉन वुडविल द एडवेंचर्स ऑफ इलाइसिस ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर विच एंड अदर नाइट्स फेयर्स, उसके कुछ उल्लेखनीय कार्य हैं। कौन कौन? जॉन वुडविल और द एडवेंचर्स ऑफ यूलाइसिस और ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर विच एंड अदर नाइट्स फेयर, ये उसके कुछ उल्लेखनीय कार्य हैं। वह अपने जीवित 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था, मतलब जॉन थे, मैरी थी और ये लैम्ब तो थे ही, चार्ल्स लैम्ब और जॉन लैम्ब और मैरी लैम्ब। तो इन 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसका पिता वकील के यहाँ बाबूगिरी करता था। उसका भाई जॉन और उसकी बहन मैरी उससे बहुत बड़े थे। वह अपनी मामी हेटी, इनकी मामी का नाम था हेटी, और नानी श्रीमती फील्ड के बहुत नज़दीक था। मामी का नाम हेटी और नानी का नाम फील्ड था। मैरी पढ़ने पढ़ाती थी। उसके बाद वह श्रीमती रेनॉल्ड्स के निर्देशन में आया, मतलब पहले मैरी इनको पढ़ाती थी, फिर उसके बाद रेनॉल्ड्स ने पढ़ाया, और उसके जीवन में वह जो रेनॉल्ड्स जो थी जिनके लैम्ब के जीवन में सदैव बनी रहीं। 7 वर्ष की अवस्था में जैसा कि हमने बताया था क्रिस्ट हॉस्पिटल में पढ़ने गए, जहाँ जॉन साहब एक लेक्चरार थे, और 22 वर्ष की अवस्था में फ्री बोर्डिंग स्कूल में गए, जहाँ उसे सैमुअल टाइलर कॉलरिज से मिले। मतलब कहाँ मिले? सैमुअल टाइलर कॉलरिज से फ्री बोर्डिंग स्कूल में मिले, और मित्रता विकसित की जो जीवन पर्यंत इनकी रही। 1789 तक स्कूल अटेंड किया। मतलब इनका जन्म जो हुआ था
वो 1775 में हो गया था और 89 तक इन्होंने स्कूल ज्वाइन किया। वह जीवन पर्यंत स्टटर की समस्या से जूझता रहा। स्टटर की समस्या है जिससे वह सही करियर के बारे में संशित रहा, मतलब क्या वो चुने, इस कारण से वो संशित रहा। लंदन के व्यापारी जोसेफ पाइसे के कार्यालय में थोड़ा वक्त गुजारने के बाद उसने साउथ सी हाउस, जैसा हमने बताया था, कि एग्जामिनर ऑफिस को ज्वाइन कर लिया, जहां 8 फरवरी 1792 तक एक छोटी पोस्ट पर सेवा की। अगला है 5 अप्रैल 1792 में उसने ईस्ट इंडिया हाउस ज्वाइन किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। ईस्ट इंडिया हाउस ज्वाइन किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। कंपनी में क्लर्क के पद पर उसने 3 दशक सेवा की, जब तक 1825 तक रिटायर ना हो गया। चार्ल्स शराब का बहुत आदी हो गया था। एक बार 1795 में 6 सप्ताह उसे एक एसाइलम में ठहरना पड़ा। कहाँ? 1795 में 6 सप्ताह तक एसाइलम में ठहरना पड़ा। 22 सितंबर 1796 में जो घटना घटी वो ये है कि उसकी बड़ी बहन मैरी ने क्रोध से आकर अपनी माता एलिजाबेथ को मार डाला और पिता को घायल कर दिया था। 22 सितंबर 1796 में। बाद में पता चला मैरी टेम्परेरी रूप से मेंटल डिस्टर्ब है। मैरी को चार्ल्स लैम्ब की कस्टडी में रख किया गया। मतलब उन्होंने 22 सितंबर 1796 में मैरी जी ने अपनी माता जी को मार डाला और पिताजी को घायल कर दिया। बाद में पता चला कि वो पागल हैं और जिससे चार्ल्स लैम्ब की कस्टडी में रखा गया। और इसके बाद में दोनों ने फिर साहित्यिक और तार्किक व्यक्तित्व से एक एक्टिव सामाजिक बंधन निर्वाह किया। कॉलरिज उसका बचपन का मित्र था और बाद में वर्ड्सवर्थ भी उसका मित्र बना और वे उसके जीवन पर्यंत मित्र बने रहे। वह कई युवा लेखकों के, जैसे लेग हैं, लाई हंट हैं, विलियम हैजलिट हैं, पर्सी पीबी शैली हैं, लाई हंट, विलियम हैजलिट और पीबी शैली के साथ लंदन में एक्यूटेंट हो गया, जो राजनीतिक सुधार की बात करता था। अब दौर आया 16 अप्रैल 1796 में उसका प्रथम साहित्यिक कार्य यानी प्रथम वॉल्यूम पोएम्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स कॉलरिज द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें लैम्ब की 4 कविताएं शामिल थीं। 1798 में उसकी रोमांटिक प्रोज, मतलब एक प्रोज है, ए टेल ऑफ रोजामंड। 1798 में उसकी रोमांटिक प्रोज ए टेल ऑफ रोजामंड प्रकाशित किया गया। इसी वर्ष में उसके कार्य चार्ल्स लॉयड की बुक ब्लैक वर्स जो थी में प्रकाशित किए गए। 1799 में उसके पिता का डिमेंस हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। मैरी सदैव के लिए उसके साथ शिफ्टेड हो गई। फिर भी उसके नेचर में जो उसकी इनिस्टी रिकरेंट सिद्ध करती थी, उसे कई बार एसाइलम में जाना पड़ा। प्राकृतिक रूप से नेचर में उसकी जो इनिसेंटी थी, इसके लिए एसाइलम में जाना पड़ा। 1801 से उसने अपने व अपनी बहन की डिसेंट लिविंग के लिए कमाने के लिए लंदन न्यूज़पेपर्स के लिए शॉर्ट आर्टिकल्स लिखना प्रारंभ किया। 1801 में अपना जीवन और अपनी बहन के जीवन के चलाने के लिए, डिसेंट लिविंग के लिए, उसने लंदन न्यूज़पेपर में शॉर्ट आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया। उसका अगला प्रकाशन पोएटिक ट्रेजेडी थी जॉन वुडविल 1802 में। पोएटिक ट्रेजेडी है ये, जॉन वुडविल प्रकाशित हुआ, जो सफलता पाने में सफल नहीं हुआ। ये जॉन वुडविल 1802 में छपा। फिर 1807 में उसका उल्लेखनीय कार्य टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर आया। कब आया? 1807 में टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर आया, जो उसने अपनी बहन मैरी के साथ तैयार किया था। अभी हमने बताया नहीं, मिल के लिखा था, प्रकाशित किया, जिसमें शेक्सपियर के नाटकों की नकल थी बच्चों के लिए, जहां ट्रेजेडी पर उसने व कॉमेडी पर उसकी बहन को कार्य किया था। मतलब शेक्सपियर की ट्रेजेडी और कॉमेडी पर उसकी बहन ने अच्छी चाटुकारिता की थी। उसने शेक्सपियर के कार्यों को रिटोल्ड किया, दोबारा से कहा, जबकि नाटकों को अपने समालोचनात्मक दृष्टि से स्प्रिंग लाइंस करते हुए, मतलब उनके जो शेक्सपियर के जो निबंध थे उनको फिर से लिखा। ट्रेजेडी लिखी हैं लैम्ब ने और उनकी बहन ने कॉमेडीज को लिखा बच्चों के लिए। कई दृष्टिकोण शेक्सपियर पर विलियम
हॉगर्थ पर भी रिफ्लेक्टर एक त्रैमासिक पत्रिका हंट द्वारा प्रकाशित हुए। मतलब विलियम हॉगर्थ पर भी रिफ्लेक्टर एक त्रैमासिक पत्रिका थी, उसमें हंट प्रकाशित हुए। 1808 में चार्ल्स दी एडवेंचर्स ऑफ इलाइसिस, क्या रचना का नाम है? दी एडवेंचर्स ऑफ इलाइसिस के साथ आए। चार्ल्स जो किसके कौन रचना लेकर आए? दी एडवेंचर्स ऑफ इलाइसिस के साथ आए। या बच्चों के लिए ओडिसे की एक नकल थी। किसकी थी? ओडिसी के नकल थी। इसी वर्ष स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स, स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, जिसमें एलिजाबेथ के चुनिंदा दृश्य थे, प्रकाशित किए गए। एलिजाबेथन ड्रामा के चुनिंदा दृश्य लिए गए थे किसमें? स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, जिसमें एलिजाबेथन ड्रामा के बहुत चुनिंदा दृश्य दिखाए गए थे। किसमें? स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम्स ऑफ शेक्सपियर। आगे लाइन है, इस प्रकार चार्ल्स एवं मैरी ने मिसेस लेस्टर्स स्कूल 1809 में प्रकाशित करे। मतलब इस प्रकार से इन्होंने लेस्टर्स स्कूल 1809 में प्रकाशित किया। एक इन्होंने स्कूल भी खोला है, कौन सा? लेस्टर्स स्कूल 1809 में प्रकाशित किया। ये पत्र था। 1823 में निबंधों का संग्रह एसेज ऑफ इलिया आया। कब आया? 1823 में, जिसमें इलिया के अनुभवों में आत्मजीवन पर एक काल्पनिक फिगर लैम्ब द्वारा उत्पन्न किया गया। पहले निबंध लंदन मैगजीन में, जो यूके का सबसे पुराना साहित्यिक पत्र, में प्रकाशित हुई है। मतलब पहले जो 1823 में एसे ऑफ इलिया था, उसमें लंदन मैगजीन जो ब्रिटेन का सबसे पुराना मैगजीन था, उसमें प्रकाशित हुई है। रॉबर्ट साउथे ने जनवरी महीना 1823 में एसेज ऑफ इलिया के बारे में एक समालोचनात्मक दृष्टिकोण क्वार्टरली रिव्यू में दिया। मतलब एक आलोचना की इसमें, क्वार्टरली रिव्यू में दिया, और लैम्ब को अधार्मिक बताया। क्या बनाया? लैम्ब को अधार्मिक। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लैम्ब को अधार्मिक किसने बताया? तो रॉबर्ट साउथे ने बताया। लैम्ब ने एक पत्र साउथे को लिखा और 1823 में लंदन मैगजीन में प्रकाशित किया। और जवाब में जब उन्होंने उनको, लैम्ब साहब को साउथे ने अधार्मिक बताया, तब उन्होंने एक पत्र लिखा और 1823 में लंदन मैगजीन में उसे प्रकाशित कराया और उसके विचार व्यक्त किया कि वह चर्च का डिसेंटर जरूर है, मतलब चर्च का विरोधी जरूर है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह एक धार्मिक व्यक्ति है। एसेज ऑफ इलिया में जो है चर्च की महत्व नहीं बताई गई है। तब उन्होंने, रॉबर्ट साउथे ने उसे धार्मिक कह दिया। तब उन्होंने एक पत्र लंदन मैगजीन में प्रकाशित कराया। उन्होंने बताया कि मैं चर्च का विरोधी हूँ लेकिन अधार्मिक नहीं हूँ। चर्च का विरोधी होना धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। चर्च तो अब अड्डा बन चुके हैं विलासिता के। द यंग कैटिस्ट ऑन द लॉर्ड्स प्रेयर कंपोज्ड एट मिडनाइट, ए विजन ऑफ रिपेंटेस, उसकी कुछ कविताएं हैं। कौन कौन सी? द यंग कैटिस्ट ऑन द लॉर्ड्स प्रेयर और कंपोज्ड एट मिडनाइट, ऑन द लॉर्ड्स प्रेयर कंपोज्ड एट मिडनाइट, और ए विजन ऑफ रिपेंटेस, उसकी कुछ कविताएं हैं जो उसकी आस्था प्रतिबिंबित करती है, जबकि आस्तिकवाद के लिए अपनी डिसेंट लिविंग विदाउट गॉड इन दी वर्ल्ड, लिविंग विदाउट गॉड इन दी वर्ल्ड में प्रदर्शित किया। मतलब डिसेंट गिरी जो है उसकी एक कविता है जो है लिविंग विदाउट गॉड इन दी वर्ल्ड। उसकी कविता कौन सी है? नास्तिकवाद, लिविंग विदाउट गॉड इन दी वर्ल्ड। अगला है, उसके कुछ उल्लेखनीकार हैं, जैसे ऑन दी ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर 1811 में आया। विच्स एंड अदर नाइट्स फियर 1821 में आया। विच्स मतलब वो नहीं, चुड़ैले और दूसरी भयावनी रात, ये 1821 में आया। दी पॉन ब्रोकर्स डाटर 1825 में। द लास्ट एसेज ऑफ इलिया 1825 में आया। उसका पहला प्रेम 1792 में एन साइमंस से हुआ था। उसका पहला प्रेम कब हुआ था? एन साइमंस से हुआ था, जो इलिया एसेज में अपने उपनाम LICM से पाई जाती हैं। मतलब जो इलिया एसे है, एन साइमंस का उल्लेख जो हुआ था वो LICM से हुआ है। किसके उसमें हुआ है? LICM के माध्यम से हुआ है। और उस पाई जाती, उसका ये प्रेम असफल रहा और साइमंस ने एक सिल्वर स्मिथ से शादी कर ली। प्रेम तो एन साइमंस से किया,
एलाइस एम से 1792 में ये प्रेम प्रसंग हुआ, और जो एलिया एसेज है उनमें एलाइस एम से उनका नाम भी आया, लेकिन साइमंस ने जो है ठुकरा दिया और सिल्वर स्मिथ से शादी कर ली। वह पुनः अभिनेत्री फैनी कैली के प्रेम में पड़ा, लेकिन असफल रहा। दोबारा उसने प्रेम फैन कैली से हुआ जब कैली ने उसका शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, अभी नहीं मैंने बताया था। तब फिर उसने 1823 में उसने व उसकी बहन ने एक अनाथ लड़की इमा इशोला को गोद लिया। इमा और इशोला को गोद लिया, मतलब जब मिस कैली ने भी इसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो इन्होंने 1823 में एक लड़की इमा इशोला को गोद लिया। उसकी बहन की इसैनिटी बॉट्स और अधिक फ्रीक्वेंट ज्यों ही त्यों ही 1833 में उसने एडमॉन्टन को रीलोकेट किया ताकि मैरी लैम्ब अपनी परिचारिका से निरंतर ही चिंता छोड़ सके। मतलब जब ज़्यादा उनकी बहन मैरी लैम्ब जो है इंसेंटिव बाउट्स उनको हो गया, अधिक फ्रीक्वेंट रहने लगी, त्यों ही उन्होंने 1833 में एक परिचारिका रख ली, एडमॉन्टन को रिकलेक्ट किया, याद किया, और ताकि उसे ज़्यादा देखभाल ना करनी पड़े। 1833 में इमा ने एडवर्ड मैक्सन लैम्ब का एक दोस्त जो था एडवर्ड मैक्सन, इमा से शादी कर ली और लैम्ब और अधिक अकेला और दुखी हो गया। जो उसने इमॉन्टन को लगाया था, इमा इशोला को गोद लिया था, तो इमा इशोला को 1823 में जो गोद लिया था उसका जो एक मित्र था एडवर्ड मॉक्सन, उसने उससे शादी कर ली, वो लिए चला गया। फिर बेचारे 1833 में अकेले हो गए। तो 27 दिसंबर 1834 में वह गली में गिरने से एराइसिपल्स से ग्रसित होने के बाद वह मर गया। उसे ऑल सेंट्स चर्चयार्ड में दफनाया गया, एडमॉन्टन में इंटर्ड में दफनाया गया, मतलब ऑल सेंट्स चर्चयार्ड एडमॉन्टन में दफनाया गया। 1847 में मैरी को उसकी मृत्यु के बाद चार्ल्स के पास दफनाया गया, मतलब 1834 में वह उसकी मृत्यु हुई। 27 दिसंबर 1834 को 1847 में उसकी बहन की मृत्यु हुई गई और उसे भी ऑल सेंट्स चर्चयार्ड एडमॉन्टन में ही दफनाया गया तथा प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट लैम्ब को कहा जाता है। तो ये तो इनका जीवन परिचय हमने आपको बताया। बार बार इस वीडियो को देखिएगा, आगे का जो इनके वर्क्स हैं वो बाद में आएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।